हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के नॉलेज हब, जहाँ हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारत के अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसे भी हम पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे और इसके करीब करीब 3 से 4 पार्ट्स होंगे जिसमें ये पूरा चैप्टर होल कंप्लीट होगा। क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे एक ही बार पढ़ा देने से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसे समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस वजह से हम इसे स्लोली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम जानते हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम क्या है? सबसे पहली बात, अपवाह तंत्र को समझने से पहले हमें अपवाह को समझना पड़ेगा। अपवाह का मतलब है किसी निश्चित स्ट्रीम या चैनल या वाहिका, यानी कि किसी निश्चित वाहिका से जल के बहाव को क्या कहते हैं? अपवाह। किसी निश्चित वाहिकाओं के द्वारा जल का जो बहाव होता है उसे हम अपवाह कहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इन वाहिकाओं का जो जाल होता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है या अपवाह प्रणाली। तो कह सकते हैं कि किसी निश्चित वाहिका या किसी सर्टेन चैनल के माध्यम से जो जल का बहाव होता है उसे हम अपवाह कहते हैं। वहीं इन वाहिकाओं के जाल होते हैं, कई सारे वाहिका जब एक साथ जल बहाव के कार्य को करती है तो उसे हम कहते हैं अपवाह प्रणाली या अपवाह सिस्टम। तो आज हम भारत के अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत का जो अपवाह तंत्र या भारत का जो अपवाह प्रणाली है वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, कहाँ से प्रवाहित होती हैं? तो हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तरवर्ती जो नॉर्दर्न क्षेत्र है, नॉर्दर्न एरिया है, तो वहाँ पे हिमालय श्रेणी स्थित है, हिमालयन रेंजेस। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो नदियाँ निकल के आती है, यहाँ से जिन नदियों का बहाव होता है उन्हें हम हिमालयन रिवर या हिमालय की नदियाँ कहते हैं। और वहीं हमने कहा था कि 3 ओर से जल से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो इस वाले क्षेत्र में जिन नदियों का बहाव होता है, इस क्षेत्र में जो अपवाह तंत्र हैं इन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, इन क्षेत्र में जिन नदियों का बहाव होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियाँ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, इनके क्लासेस भी 2 पार्ट्स में लिए जाएंगे। और आज हम हिमालय की नदियों के बारे में खासकर सिंधु नदी के जो अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले उनसे रिलेटेड कुछ शब्दों को जानने की ज़रूरत है हमें। सबसे पहला, पूर्ववर्ती और सदानीरा क्या होता है? तो हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती, यानी कि हिमालय की जो नदियां हैं वो हिमालय के उत्थान से पहले, हिमालय जब उठा था, हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उससे पहले ही ये नदियां प्रवाहित हो रही थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां। और उसके अलावा सदानीरा यानी कि पैरेनियल। सदा का मतलब हमेशा, सदैव, और नीरा का मतलब जल। तो वैसी नदियाँ जहाँ पे हमेशा जल प्रवाहित होती है, वर्ष भर जल रहती है, हमें जल की कोई कमी महसूस नहीं होती है उन नदी क्षेत्रों में, तो उन्हें हम कहते हैं सदानीरा। इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम जानते हैं हिमालयन रीजन में जो हिमालय के जो पर्वत है वो काफ़ी ऊंचे हैं, और हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान वहाँ का घट जाता है, और तापमान घटने की वजह से वहाँ पे क्या पाई जाती है? भारी मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है। तो नदियों का जल कब कम होता है? गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में नदियों का जल सूख जाता है। तो जैसे ही इन नदियों का जल सूखता है तो हिमालयन की जो बर्फ़ है, हिमालय के पर्वतों की जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और बर्फ़ के पिघलने से वो क्या करती हैं? बर्फ़ का जो पिघलने वाला जो जल है वो उन नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है। इस वजह से हिमालय की नदियाँ सदानीरा यानी कि पैरेनियल, यानी कि उसमें साल भर जल रहता है। तो हिमालय की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सिंधु अपवाह तंत्र, और उसके बाद गंगा अपवाह तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ेंगे यानी कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम।
इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और उनसे रिलेटेड जो समझौता हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और कल की क्लासेस में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली यानी कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और गंगा के अपवाह तंत्र। तो आइए देखते हैं। सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु निकलती कहाँ से है। तो तिब्बत के पास हम जानते हैं मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर से मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती हैं, SBI, S से सतलज, B से ब्रह्मपुत्र, I से इंडस यानी कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इस मानसरोवर के पास ही एक बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। मानसरोवर के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से। बोखरचू नामक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और उसके बाद ये किस ओर जाती है? उत्तर पश्चिमी की तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा में जाते हुए ये क्या करती है? प्रवाहित होती है। तो उसके बाद इसके बारे में हम कुछ और पढ़ेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 2880 किलोमीटर है। और अगर भारत में इसकी लंबाई, क्योंकि ये तो यहाँ से निकल रही है, तिब्बत है, ये चाइना वाला रीजन है, ये पाकिस्तान वाला रीजन, तो जो रीजन भारत में जितनी लंबाई है, इसकी जितनी लंबाई भारत में प्रवाहित होती है वो लंबाई है 1114 किलोमीटर। उसके अलावा इसकी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं, फिर इससे रिलेटेड समझौता हुआ था तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु की सहायक नदियां, तो जो नदियां होती हैं, तो जो मेन जो नदी होती है, जैसे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी से निकलने ही वाली या उनसे मिलने वाली छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। तो उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने से पहले जानेंगे कि जो मेन नदी है उनकी दोनों दिशा की ओर सहायक नदियां होंगी, इस दिशा की ओर भी और इस दिशा की ओर भी। तो हमें देखना है कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि बाएं मुहाने की नदी कौन है और दाएं मुहाने की नदी कौन है। तो इससे पहले उसके उद्गम स्थल के बारे में जानने की ज़रूरत है हमें। तो क्योंकि ये सिंधु नदी मानसरोवर के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकल रहा है, तो इस डायरेक्शन से निकल रहा है, तो हम इस ओर जाके देखेंगे कि हमारी जो बाएं मुहाने की नदियाँ कौन सी है और दाहिने मुहाने की नदियाँ कौन कौन सी है। तो जो हमारा जो दाहिना हाथ है वो हमारे दाएं मुहाने की नदियाँ होंगी और हमारा जो बायां हाथ है वो बाएं मुहाने की नदियाँ। अगर हम खुद को मेन रिवर, मुख्य नदी मान के चले तो अगर सिंधु नदी इस ओर से बह रही, तो अगर किसी नदी का उद्गम स्थल इस ओर से होगा तो हम उसी तरीके से डिसाइड करेंगे। तो जिस प्रकार से सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये क्षेत्र है, तो बाएं मुहाने की नदियाँ कौन सी होंगी? ये इस हाथ वाली, बाएं हाथ वाली बाएं मुहाने की नदियाँ होंगी। यानी कि सिंधु नदी के नीचे जो जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, सिंधु नदी के नीचे जो जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है वो हो जाएंगी हमारी बाएं मुहाने की नदियाँ। वहीं अगर देखते हैं ये जो हाथ है दाएं मुहाने की नदियाँ कहलाएंगी, तो सिंधु नदी के ऊपर जो नदियाँ बह रही हैं वो बाएं मुहाने की नदियाँ कहलाएंगी। तो इस प्रकार से वो अपने हिसाब से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसके बाएं मुहाने की नदियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बाएं मुहाने की नदियों में से मुख्य रूप से 5 नदी आते हैं जो पंजाब में पंचनद कहलाते हैं। और ये 5 नदी कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये जो सीक्वेंस में है सारे, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है, रावी के बाद व्यास है, उसके बाद सतलज है। और कभी कभी ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी दे देता है कि आप मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ की मतलब सिंधु के सहायक नदियों के नाम उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखें, सीक्वेंस में लिखें। तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और अगर हम दाएं मुहाने की नदियाँ पढ़ते हैं तो दाएं मुहाने की नदियाँ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बाएं मुहाने की नदी है और इनके बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इनके बारे में आइए हम जानते हैं। झेलम,
तो झेलम को जो हमारे प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता नाम से जाना जाता था। और झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल हम जानते हैं यहाँ पीर पंजाल पर्वत है, जम्मू कश्मीर के पास। तो पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली यानी कि पीर पंजाल पर्वत के पास नीचे एक वेरीनाग नामक झील है, वहाँ से झेलम नदी का उद्गम स्थल है, वहीं से झेलम नदी निकलती है। दूसरा इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछता है वो श्रीनगर के तट पर सिंधु नदी का कौन सा सहायक नदी स्थित है? तो इसका आंसर भी होगा झेलम नदी। झेलम नदी श्रीनगर के तट पर स्थित है। उसके अलावा ये पूछा जाएगा कि भारत और पाक सीमा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो इसका भी आंसर होगा झेलम नदी। और झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा, और किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं सिंधु नदी के बाएं मुहाने की दूसरे प्रमुख नदी की ओर, जिसका नाम है चिनाब। तो चिनाब को क्या कहते हैं प्राचीन काल में यानी कि ऋग्वेद काल में? चिनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता है ऋग्वैदिक काल में। तो इनके ऋग्वैदिक कालिक नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चिनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से निकलती है। जब चंद्र और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वो किस नदी का निर्माण करती है? चिनाब नदी का। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और चौथे नंबर में है रावी। तो रावी को किस नाम से जाना जाता है? तो रावी को जाना जाता है ऋग्वैदिक काल में परुष्णी के नाम से। और ये कौन सी जगह से निकलता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस अपवाद तंत्र के बाद। तो रावी और व्यास दोनों जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलता है। तो रावी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। उसके अलावा आते हैं व्यास पर। व्यास जो है इसे ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। जैसा कि हमने बताया कि रावी और व्यास दोनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। और 5वें नंबर की जो नदी है वो सतलज है। ये कहाँ निकलती है? ये भी मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकलती है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी निकलती है। तो सतलज भी यहीं से निकलती है। और सतलज नदी पे बहुत ही बड़ा बांध, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। और सतलज नदी को जो है ऋग्वैदिक काल में शतुद्री के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होता है समझौता होता है, बहुत ही प्रमुख समझौता है, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। सिंधु जल समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, क्योंकि इन नदियों को लेकर, इन नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद होते रहते थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी होते रहते थे। तो इन्हीं विवादों से निपटने के लिए सिंधु जल समझौता 1960 में लाया गया। तो सिंधु जल समझौता क्या था? इसके तहत कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, तो इस पे जो है इसके 80% वाटर को, इसके 80% जल को उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और बाकी जो 20% जल है वो इंडिया यूज़ करेगा। और बाकी नीचे की जो 3 नदियां हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इसके 80% वाटर को कौन यूज़ करेगा? भारत यूज़ करेगा। वहीं बाकी जो 20% बचा उसे पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इसके तहत क्या बोला गया? सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 20% वाटर जो है वो कौन यूज़ करेगा? इंडिया। वहीं अगर देखा जाए नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, तो इसके 80% जल को कौन यूज़ करेगा? भारत, इंडिया, और बाकी बचा 20% को पाकिस्तान। तो इस प्रकार से विवादों को निपटने के लिए सिंधु जल समझौता किया गया। लेकिन अभी भी
जब भी सीमा में किसी भी प्रकार की के विवाद होते हैं तो ये मुद्दे ज़रूर उठाए जाते हैं। और इस प्रकार से आज जो है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। और आइए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वे नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती है, हिमालयन श्रृंखला से, हिमालय पर्वत श्रेणी से जो नदियाँ निकलती हैं वो हिमालयन नदियाँ कहलाती है। हिमालयन नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? पहली तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जिसका जो हिमालय के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही हैं वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है। वहीं अगर देखा जाए तो जो सदा नीरा का मतलब क्या होता है, वैसे नदी जहाँ पे साल भर जल हो, साल भर जल की उपलब्धता हो। यदि गर्मी के दिनों में अगर वहाँ का जल सूख भी जाता है तो उससे जल कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, हिमालय के जो पर्वत में जो बर्फ़ है, हिम है, वो पिघल जाते हैं, वहाँ से उन नदियों को जल मिलता है। तो इसी वजह से हिमालय की नदियों में साल भर जल रहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, इस वाले क्षेत्र में भारत के प्रायद्वीप में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। हिमालयन नदियाँ, जो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 3 भागों में विभाजित की गई है मुख्यतः, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से आज हमने डिस्कस किया सिंधु नदी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस रिवर। उसके अलावा बाकी के जो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम कल डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से, और इसी मानसरोवर के पास से 3 नदियाँ निकलती, SBI, S से सतलज, B से ब्रह्मपुत्र और I से इंडस, 3 नदियाँ निकलती हैं। और सिंधु नदी का जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके अलावा देखा जाए कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है तो 1114 किलोमीटर है। सिंधु जल समझौता जो है वो हुआ था 1960 में। भारत और पाकिस्तान में जो नदियों के जल को लेकर विवादित मुद्दे होते रहते थे तो उनको निपटाने के लिए सिंधु जल समझौता किया गया। सिंधु जल समझौता के तहत उत्तर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों के 80% जल का अधिकार किसको रहेगा? पाकिस्तान को। और बाकी बचे 20% जल का अधिकार किसको रहेगा? भारत को। वहीं नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इसके 80% जल का अधिकार भारत को रहेगा और जबकि 20% जल का अधिकार पाकिस्तान को रहेगा। सहायक नदियां जो हैं इसकी एक बाएं मुहाने की नदी है और दाएं मुहाने की। तो हमने कहा जहां से इसका उद्गम स्थल है उस साइड अगर हम खड़े हो जाते हैं और खुद को अगर मेन रिवर, मुख्य नदी मान लेते हैं तो हमारा जो हाथ जिस साइड रहेगा वो उस मुहाने की नदी जानने का एक अच्छा तरीका है। जैसे हम अगर इस सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल ये स्थान है तो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और अगर हम मुख्य रिवर है, मेन रिवर है, अगर खुद को हम इंडस रिवर मान लेते हैं तो मेरा जो दाहिना हाथ है वो दाएं मुहाने की नदियाँ होंगी और बायां हाथ है वो बाएं मुहाने की। तो दाहिना हाथ क्योंकि ऊपर की ओर इस साइड है तो इस वजह से जो सिंधु नदी के ऊपर की ओर जो है नदियाँ वो दाहिने मुहाने की नदी हो जाएगी, और वहीं जो बायां हाथ है वो नीचे की ओर जो नदियाँ हैं वो बाएँ मुहाने की नदी हो जाएगी। बाएं मुहाने की नदियों को पंचनद कहा जाता है पंजाब में। और ये कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। वहीं दाएं मुहाने की नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। झेलम नदी के बारे में, इनकी जो सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा कि झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नाम से जाना जाता है। उनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से निकला है तो जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल का पदस्थली में वेरीनाग झील है वहीं से। पूछा जाए अगर श्रीनगर के तट पर कौन सी नदी, सिंधु की कौन सी सहायक नदी स्थित है तो वो भी होगी झेलम नदी। उसके अलावा बोला जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर पैरेलल कौन सी नदी बहती है तो वो भी झेलम नदी हो जाएगी। उसके अलावा झेलम नदी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी जो है वो है किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे आती है चिनाब जो है उसको ऋग्वैदिक काल में अश्किनी के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा यानी कि चंद्र नदी और भागा नदी 2 नदियों के मिलने से ये बनी है, तो इस वजह से इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा हो गया। ये जो है कहा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो हो जाएगी चिनाब नदी।
रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास क्या है, तो दो पर्वतों के बीच की जो बीच का जो स्थान होता है, बीच का जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। उसके अलावा व्यास नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा। सतलज नदी भी मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। इसे ऋग्वैदिक काल में शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत ही बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण इसी नदी पे किया गया। तो इस प्रकार से आज जो है सिंधु नदी तंत्र जो है आज हमारा ख़त्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस तरीके से हिमालय की जो नदियां हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और बाकी के 2 दिनों में जो पेनिनसुलर रिवर के जो रिवर्स हैं यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।